नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। क्या दुनिया भीषण परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? यह आशंका इसलिए गहरी हो गई है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षण वाले बयानों के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने अधिकारियों को न्यूक्लियर टेस्ट का आदेश दे दिया और खलबली मचा दी। जाहिर तौर पर ट्रंप और पुतिन के इन निर्देशों के बाद दुनिया भीषण परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी होती दिख रही है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ एक बैठक में पुतिन ने अपने पहले की उस टिप्पणी को दोहराया कि मॉस्को केवल तभी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा जब अमेरिका ऐसा पहले करेगा। इससे पहले 30 अक्टूबर को ट्रंप ने संकेत दिया था कि अमेरिका 3 दशकों में पहली बार परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। ये कहते हुए रूस और चीन के साथ समान आधार पर होगा। बता दें कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि सीटीबीटी, इस पर अमेरिका के हस्ताक्षर हैं, साइन हैं। इसके अपनाए जाने के बाद से सभी परमाणु हथियारों वाले देशों ने इसका पालन किया है। इसमें सिर्फ उत्तर कोरिया एकमात्र अपवाद है जिसने पालन नहीं किया है। ट्रंप ने एक ओर परमाणु परीक्षण करने की बात कही है तो दूसरी ओर यह भी कह दिया है कि अमेरिका के पास ऐसी और इतनी परमाणु शक्ति है कि वो दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि वैसे अमेरिका परमाणु मुक्त दुनिया की वकालत करता है और पूरी दुनिया में शांति चाहता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने एक दिन पहले ही अमेरिका, रूस और चीन के परमाणु नियंत्रण को लेकर त्रिपक्षीय सहयोग की संभावना जता दी। अब जबकि ट्रंप के बाद पुतिन ने भी परमाणु परीक्षण की बात कह दी है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर से अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है? एक रिपोर्ट। परमाणु पर ट्रंप का बयान, दुनिया में मचा घमासान। 33 सालों में पहली बार रूस परमाणु परीक्षण को तैयार। पुतिन के बयान से सनसनी, दुनिया में मची खलबली। क्या दुनिया में परमाणु युद्ध का संकट मंडरा रहा है? क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध जल्द हो सकता है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का परमाणु परीक्षण को लेकर बयान आ चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अपने टॉप के अफसरों को परमाणु हथियारों के संभावित परीक्षण के लिए प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि मॉस्को ने 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा कि दूसरी परमाणु शक्तियों की तरह रूस अपनी परमाणु और सामरिक क्षमता का विकास करने पर जोर दे रहा है, लेकिन रूस किसी के लिए खतरा नहीं है। Our country is not threatening anyone. Like any other nuclear power, Russia is developing its nuclear potential, advancing its strategic potential. All of the things that we are talking about today are the results of work that has been announced years ago. All of the plans to create these new promising weapon systems and develop our military sector. पुतिन का यह आदेश पिछले सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद आया है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका परमाणु परीक्षण फिर शुरू करेगा। साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका के पास है और उसके बाद रूस और चीन का नंबर आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं। Well, look, we had a tremendous meeting, as you know, with President Xi in China, and my doctrine would be denuclearization because we have enough nuclear. We're number one, Russia's number two, China's number three, way behind, but they'll be even in 4 or 5 years. They're, working overtime on nuclear weapons. I think that denuclearization would be a great thing. We could blow up the world 150 times. There's no need for this. फिर से शुरू कोल्ड वॉर। ट्रंप पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट को बेकरार। परमाणु मुक्त बात पीछे हुई।
परीक्षण की होड़ शुरू हुई। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के बयान के बाद पुतिन का बयान क्या फिर से अमेरिका रूस में कोल्ड वॉर की शुरुआत है? हालांकि पुतिन ने कहा कि रूस ने अब तक हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT यानी परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन किया है, लेकिन अगर अमेरिका या कोई और परमाणु ताकत परीक्षण करती है तो रूस भी ऐसा करेगा। पुतिन ने इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसोव ने पुतिन को जानकारी दी कि अमेरिका हाल के दिनों में अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में रूस के लिए पूरे पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी तुरंत शुरू करना जरूरी है। बेलोउसोव ने बताया कि रूस के नोवाया जेमलिया नाम के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित टेस्टिंग साइट को बहुत कम समय में परीक्षण के लिए तैयार किया जा सकता है। ट्रंप ने रूस, अमेरिका, चीन को लेकर कहा था कि गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया जा रहा है और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है कि वह कहता कुछ है, करता कुछ है। मानवता के कल्याण में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, बल्कि वह आतंकियों का सबसे बड़ा संरक्षक बना हुआ है। ट्रंप के बयान प्रकरण पर पाकिस्तान को लेकर भारत का भी बयान सामने आया। See, clandestine and illegal nuclear activities are in keeping with Pakistan's history that is centered around decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network and further proliferation. पाकिस्तान ने जब परमाणु बम बनाया तो उसने इसे ब्लैकमेल का जरिया भी बनाया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। उसके बाद से पाकिस्तान की बोलती बंद है। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। अब जबकि अमेरिका के बाद रूस ने परमाणु परीक्षण की बात कही है, दुनिया में परमाणु मुक्त होने की बात पीछे छूटती दिख रही है। यह दुनिया और मानवता के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये बड़े चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, इसलिए हम इस पर आज चर्चा भी कर रहे हैं। हम लोगों के बीच गए, लोगों के बीच जाकर हमने कुछ सवाल पूछे। हम समझना चाहते थे कि न्यूक्लियर वॉर को लेकर या परमाणु धमकियों को लेकर या परमाणु शक्ति को लेकर लोग इस पर क्या सोचते हैं। कुछ सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे उनमें से पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण को लेकर एक बयान दिया है, तैयारी का आदेश दिया है। इसकी राय क्या है, आपकी राय क्या है? 15% लोगों ने कहा कि ट्रंप के न्यूक्लियर प्लान का यह जवाब है। 41% लोगों ने कहा कि दुनिया में इससे तनाव बढ़ जाएगा। 19% लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप के लिए यह अलर्ट की बात है और 25% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या ट्रंप ने परमाणु परीक्षण की बात कर दुनिया को एक नया तनाव दे दिया है? 83% लोगों ने कहा बिल्कुल, पहले से ही दुनिया तनाव में है और तनाव दे दिया है। 16% ने कहा ऐसा नहीं है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तीसरा सवाल, क्या अमेरिका और रूस के बीच परमाणु परीक्षण की होड़ मच गई है? 75% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल मच गई है, ऐसा लगता है। 19% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व राजनयिक एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ हम चर्चा करेंगे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा साहब, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं DRDO के, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार VN झा साहब के पास चलूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि झा साहब, जिस तरीके से अमेरिका ने धमकी दे दी है, क्योंकि CTBT एक संधि है और उस संधि के तहत बहुत सारे देश आते हैं,
बेसिकली वो परमाणु परीक्षण या इस तरह की चीज़ों से बचने का काम है। और अगर अमेरिका के बारे में ही देखा है तो ना तो अब तक ऐसा कोई बयान वहां से आया है और ना ही परमाणु परीक्षण की बात किसी राष्ट्रपति ने इतना खुल के कही है जितनी कि ट्रंप ने कर दी। तो 33 साल बाद अमेरिका ये करने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उस संधि का क्या जिसका उल्लंघन अमेरिका करने जा रहा है, और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सवाल जो आपका है कि सीटीबीटी, उसके सिग्नेटरी, उसके पालनकर्ता कौन है और उसको तोड़ने वाले कौन हैं। जी। ये बहुत ब्लर जोन है। ये जो कहते हैं कि हम पालन कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी आश्चर्य होगी कि वो रियली पालन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक चीज़ मान के चलें, ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये ऐसी चीज़ है जो आम देशों के पास में नहीं है और ये आम यूज़ की चीज़ नहीं है। ये इसको एक समय था जब हम लोग स्ट्रेटेजिक वेपन कहते थे कि अगर आपकी दुनिया के बारे में कोई स्ट्रेटेजी अगर बदलनी है तब ये वो वेपन जो है इसका यूज़ हो सकता है, और इसका हमने परिणाम हिरोशिमा और नागासाकी में देख लिया है। और उसके बाद जितने दशक गए हुए हैं किसी की हिम्मत नहीं हुई है इसको इस बटन के ऊपर में हाथ रखने की। तो ये मान के चलें कि कोई भी इसके ऊपर में इस बटन के ऊपर में हाथ नहीं रखना चाहेगा जब तक कि वो ऐसा कंपेयर ना हो जाए। दूसरी चीज, ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर आर्सेनल में, चाहे वो आप फ्यूजन बम ले लीजिए, जो एटम बम जिसको हम लोग कहते हैं, फिजन बम जिसको हम लोग एटम बम बोलते हैं, या फ्यूजन बम जिसको हम लोग हाइड्रोजन बम बोलते हैं, उसके आजकल और भी वेरिएंट्स आ गए हैं। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें 8 बेसिकली सिस्टम्स यूज होते हैं। सबसे पहला तो रॉकेट होता है, प्रोपल्शन सिस्टम, उसमें भी बहुत उन्नति हुई है, एडवांसमेंट हुई है पिछले 8 दशक में। दूसरा एरोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। नेविगेशन कंट्रोल जो 3D में होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। और सबसे जो हार्ट है किसी भी रॉकेट सिस्टम का, वेपन डिलीवरी सिस्टम का, वो है इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। इसमें तो पहले हमारा नॉर्मल एनालॉग टेक्नोलॉजी होता था, उसके बाद माइक्रो टेक्नोलॉजी, मिनिएचराइज हुआ, उसके बाद माइक्रो आया, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है। तो पिछले जो 6 या 7 दशक की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें इसके सिस्टम्स में बहुत एडवांसमेंट हुई है। इसीलिए कोई भी कंट्री जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ, चाहे वो P5 का डिक्लेयर्ड हो या उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है, या अनडिक्लेयर्ड जिन्होंने रखे हुए आर्सेनल, इन सबों ने पीछे नहीं छूटना है, ये आप मान के चलिए। तो चोरी छुपे या दर्शाए गए तरह से ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है, जो एडवांसमेंट हो रही है, वो सब सिस्टम में जा रही है। अब जब ये रॉकेट आपका परिष्कृत हो गया, एरोडायनेमिक कंट्रोल परिष्कृत हो गया, नेविगेशन परिष्कृत हो गया, कंप्यूटिंग सिस्टम आपका परिष्कृत हो गया, तो हर चीज के लिए आपको ये टेस्ट करना नहीं पड़ता है। जब हम लोग हाइड्रोजन बम को डेटोनेट करते हैं, जो पोखरण में किया था, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एनालॉग हम लोग एक बनाते हैं कि क्या करने से आपने अपने सिस्टम को प्रूव कर लिया हुआ है, और जब एक बार वो एनालॉजी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसको फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए टेस्ट नहीं करना जो है वो अलग बात है, और एडवांसमेंट अपने सिस्टम में करते रहना वो अलग बात है। तो आज के दिन में आप ये मान के चलिए कि जितने भी न्यूक्लियर संपन्न नेशन हैं उन्होंने अपने सिस्टम्स में एडवांसमेंट किए हुए हैं। कुछ लोगों ने अंडरग्राउंड डेटोनेशन भी किए हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं उसके थ्रेशोल्ड पे भी हैं। तो ये हम लोग मान के चलें तो आने वाले दिनों में जो है ये चीज़ें हमेशा चर्चा का विषय होगा कि किसने टेस्ट किए, किसने टेस्ट नहीं किए, किसने सीटीबीटी तोड़ा, किसने सीटीबीटी नहीं तोड़ा। हम उस पर अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, हम अभी उसमें हम ड्रैग नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपका जो बेसिक सवाल है कि ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल का जो थ्रेट है दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज के दिन में जब यूक्रेन डायरेक्टली अब मॉस्को के ऊपर में अटैक करने लगा है, ईरान सोच रहा है कि वो इसराइल को ख़त्म कर देगा, तो ये जो दुश्मनी है, ये जो हेट है, ये हेट जब तक रहेगी तब तक आज के दिन में न्यूक्लियर आर्सेनल की बहुत बड़ी थ्रेट मौजूद है। अब ट्रंप के पास में कितना वॉरहेड है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज के दिन में रशिया के पास में
अमेरिका से ज़्यादा वॉरहेड हैं। अगर ट्रम्प कहते हैं कि वो 120 बार धरती को ख़त्म कर देंगे, वो उनका कहना है, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। धरती को खत्म करने की बात तो छोड़िए, एक भी एटम बम को चलाने की कोई बात नहीं करेगा। एक सिर्फ पाकिस्तान वो बात करता है, ईरान बात करती है, जो रेडिकल नेशंस हैं, और तीसरा शायद ट्रम्प की जो सोच है शायद वो थोड़ी सी ज्यादा रेडिकल है, वो इस तरह की बात करते हैं। नहीं तो अगर कोई भी अगर दृढ़ आदमी होता है, अगर अगर प्रॉपर सोचने वाला आदमी होता है, तो इसकी बात नहीं करता है। मनोज जी। जी, गौरीशंकर गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, एक बार ट्रम्प ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। ट्रम्प साहब कहते हैं कि आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन हम कुछ परीक्षण करने जा रहे हैं। दूसरे देश ऐसा करते रहे हैं तो हम भी ऐसा करने जा रहे हैं, और हम भी ऐसा करेंगे। इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा कि क्या कहेंगे। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, ट्रम्प साहब ये भी बयान दे चुके हैं कि साहब चीन हो या फिर पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया, ये लोग चोरी छुपे परमाणु परीक्षण करते रहते हैं। अब बड़े कमाल की बात है कि साहब ये लोग चोरी छुपे परमाणु परीक्षण करते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। ये भी बड़ी एक रोचक तथ्य है। लेकिन ट्रम्प साहब ने अगर ये बयान दिया है तो वो क्या इस बयान के जरिए कई देशों में, जैसे उन्होंने टैरिफ और टेरर लगाया, तो क्या अब ये अपना न्यूक्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो टेरर फैलाने के लिए दे रहे हैं, या इसके पीछे कुछ संकेत है जो छुपा हुआ है? मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपके दर्शकों को और DRDO के पूर्व डायरेक्टर साहब को भी नमस्कार। जी, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब से सोवियत यूनियन का जब से विघटन हुआ है, उसके बाद उस समय तक तो कोल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद जो है 1991 में पहली संधि हुई थी जिसको कहा जाता है स्टार्ट। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो थी वो हुई, वो फिर एक्सपायर हो गई थी ट्रीटी। और उसके बाद 2010 में एक न्यू स्टार्ट चालू हुआ था जो रसिया और अमेरिका के बीच में हुआ, और उसके अंदर परमाणु जो अस्त्र हैं उनकी संख्या को निर्धारित किया गया था। 1550 अस्त्र दोनों पार्टी डिप्लॉय करके रखेंगी, और उनके जो लॉन्चर्स हैं वो 7000 के करीब होंगे, 700 के करीब होंगे। तो ये ट्रीटी जो है 1923 तक चली, 2023 तक चली, सॉरी। और 2023 में रसिया ने कहा कि हम इसको पालन करेंगे इस नंबर का, लेकिन हम इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समय ये जो यूक्रेन वार चल रहा था और उसके बीच में रसिया के अगेंस्ट में बहुत सैंक्शन लगा दिए गए थे। तो रसिया ने इस ट्रीटी से पूरी तरह विड्रॉ तो नहीं किया। वो कहते हैं कि ये जो नंबर था उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन हम इसके आगे और कोई बात नहीं करेंगे इसके बारे में। तो ये रसिया और अमेरिका के बीच में अभी ये माना जाता है कि कुल मिला के 6000 से 7000 तक के परमाणु हथियार हैं दोनों कंट्रीज के पास में। और दोनों के पास में संख्या जो बताई जाती है वो करीब करीब 3000 अमेरिका के पास और 3000 रसिया के पास माने जाते हैं। इसके अलावा 600 के करीब परमाणु अस्त्र चाइना के पास हैं, करीब 400 फ्रांस के पास हैं, 300 से 400 के बीच में यूके के पास में है, और कुछ अस्त्र आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के पास में हैं। कुछ अस्त्र इजराइल के पास में भी हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है, कुछ नॉर्थ कोरिया के पास में है जो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये परमाणु जो अस्त्र हैं अभी तक 7000 के करीब जो परमाणु अस्त्र हैं, ये माना जाता है कि पृथ्वी को कई बार उससे ध्वस्त किया जा सकता है। एक नहीं, कई पृथ्वी को ध्वस्त किया जा सकता है, पूरी की पूरी जीवन शैली को खत्म किया जा सकता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनको कहा जाता है। और वही इनका इनके बारे में बात करना, इनके बारे में सोचना, इसकी धमकी देना एक बिल्कुल पागलपन है। अगर आप पृथ्वी से पूरी की पूरी जीवन शैली को खत्म करना चाहते हैं, हर तरह के जीवन का, मनुष्य जीवन ही नहीं जानवरों के जीवन को भी खत्म करना चाहते हैं, तो इन हथियारों की बात और इनके उपयोग की जो लोग बात करते हैं वो उसी तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल पागलपन है मेरे विचार में, इसको बिल्कुल लाना नहीं चाहिए। और जो ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले
कि पाकिस्तान और चाइना छुपे छुपे एटॉमिक एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं, वो जरूर कोई ना कोई उनकी जो इंटेलिजेंस है उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पे ये स्टेटमेंट दिया होगा। इसमें सच्चाई है, क्योंकि कई देश जो हैं वो न्यूक्लियर डिटोनेशन नहीं करते अभी, और वो ओवरग्राउंड भी नहीं करते, अंडरग्राउंड भी नहीं करते, लेकिन वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उसको सिमुलेट करते हैं पूरे के पूरे वेपन सिस्टम को, और सिमुलेशन से वो और एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाते रहते हैं। तो चाइना भी यही कर रहा है, हो सकता है पाकिस्तान भी यही करे, और कुछ और भी देश ऐसा कर रहे होंगे। तो अभी जो एटॉमिक एक्सप्लोजन फील्ड में एक्चुअली आइदर ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर ट्रम्प ऐसी धमकी देते हैं तो मेरे को समझ में नहीं आया उन्होंने धमकी क्यों दी। मेरे को लगता है उन्होंने इस धमकी के लिए इसलिए दिया होगा कि चाइना और पाकिस्तान को थोड़ा वो सावधान करना चाह रहे होंगे कि हमें पता है आप क्या कर रहे हैं, और अगर जरूरत हुई तो हम भी इस तरह के एक्सप्लोजन्स कर लेंगे। ये एक मान्यता है मेरी। इसके अलावा उन्होंने उन कंट्रीज को जो अभी तक ओपनली न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं लेकिन जो तैयारियां कर रहे हैं, उनको भी इस धमकी के जरिए चेतावनी दी होगी कि आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़े। ये मेरा मानना है। लेकिन अगर वो एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स करवाते हैं, एक्सप्लोजन्स करवाते हैं दोबारा, तो ये एक बहुत बड़ी गलती ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि इससे एक नई रेस, न्यूक्लियर रेस का जन्म होगा, और उस न्यूक्लियर रेस में चाइना और अमेरिका के अलावा रूस, फ्रांस, यूके, और मेरे को लगता है फिर भारत और पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, सभी उस रेस में किसी न किसी रूप में जुड़ जाएंगे। और उसका तो परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं अभी सिचुएशन यूक्रेन में बड़ी एक्सप्लोजिव है, मिडिल ईस्ट में गाजा और इजराइल के बीच में बड़ी एक्सप्लोजिव है। अगर कोई किसी न किसी रूप में हल्का सा भी कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाए और टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन का कहीं यूज कर लिया जाए, तो पता नहीं ये चिंगारी कहाँ तक ले जा सकती है। हो सकता है उससे सभी देश एक साथ खत्म हो जाएं। ये पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है कि एक एक बम, एक एक न्यूक्लियर वेपन इतना बड़ा है अभी कि उससे संसार की आधी जनसंख्या खत्म की जा सकती है एक वेपन से। जी वो जो नाकासाकी में जो वेपन यूज किया गया था, जी उससे हजारों गुना बड़े वेपन और मोर पावरफुल वेपन और मोर पावरफुल लॉन्चर्स अभी यूज में हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इस तरह की चेतावनी देना मेरे को तो गैर जिम्मेदारी का कार्य लगता है। ट्रम्प को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, और पर्टिकुलरली इसलिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में वो तो नोबेल पीस प्राइज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले। तो इस तरह का स्टेटमेंट तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जाता है। तो मेरी समझ के बाहर है कि उन्होंने क्यों कहा ये, और जो पुतिन साहब ने कहा है वो नेचुरली उसके रेस्पॉन्स में दिया है। मैं नहीं समझता कि रसिया कोई ऐसा कदम लेगा अपने बिहाफ पे जो इस तरह की रेस को जन्म दे। लेकिन अगर अमेरिका लेगा तो रसिया डेफिनेटली पीछे नहीं हटेगा, ये आप जानते हैं। जी इसमें एक चीज और मैं जी, ऐड करना चाहूंगा जी। कि जो वेपन्स का रिफाइनमेंट चल रहा है कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो बहुत आगे बढ़ चुका है। और उसी रिफाइनमेंट के बेसिस पे आपने देखा होगा कि रसिया ने एक नया मिसाइल फायर किया था रिसेंटली, जिसके अंदर वो कई घंटों तक एयर में रह सकता है। उसके अंदर जो एनर्जी है वो एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें लगा हुआ है, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर के यूज के हिसाब से वो वेपन चलता रहता है, और जहां और जिस समय आप उसको फायर करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी इतना रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजीज में हो चुका है। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी होगी और चाइना के पास भी होगी। तो इस तरह का ये बयान से सभी देशों को बचना चाहिए, और इस तरह की जो रिस्क है वो पूरी की पूरी सभ्यता, संस्कृति, पूरी पृथ्वी पर
विध्वंस वाली स्थिति ला सकती है। मेरे मनोज जी। साहब झा साहब मौजूद हैं। झा साहब, जिस तरीके से बयान दिया गया था कि रूस, चीन और पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ये सब छुपकर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, ये भी कह दिया था कि भाई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ICBM, जो कि न्यूक्लियर बम बरसाने में सक्षम होती है, इसका भी टेस्ट कर लिया है। असल में क्या होता है कि जितने भी क्राइम होते हैं, चाहे वो छोटा सा क्राइम किसी गली मोहल्ले में हो या फिर किसी बड़े देश पर हमले की बात हो, ये सब असुरक्षा की भावना में ज़्यादा होते हैं। इनमें जो बड़ा प्रतिशत होता है वो असुरक्षा की भावना में होता है। जैसे कि अमेरिका ने अगर टेस्ट करने की बात कही तो तुरंत तत्काल पुतिन साहब आ गए, उन्होंने अपनी एक जो सुरक्षा परिषद है उसमें इसका प्लान मांग लिया कि भाई हम भी करेंगे, वो प्लान लेके आओ। फिर उसके बाद दूसरे देश भी कहेंगे कि भाई हमको सतर्क रहना पड़ेगा, हो सकता है कि यूक्रेन की तरफ से भी इस तरह का बयान आए। तो ये जो असुरक्षा की भावना इन देशों में हो गई है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बड़ी पंचायत बनी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच बने हुए हैं, पंचायत बनी हुई हैं, लेकिन कोई भी ये चर्चा करने को तैयार नहीं है कि भाई हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं। हम दुनिया को नष्ट करने पर चर्चा कर रहे हैं या दुनिया के सृजन पर चर्चा कर रहे हैं? जी मनोज जी, आपने काफी तार्किक सवाल पूछा है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन अभी तक यूज सिर्फ एक देश ने किया है और वो है अमेरिका। और बाकी जो सबों ने डेवलप किए हुए हैं, ये अपनी एक डिटरेंस बोलते हैं कि हमारे पास भी वो चीज़ है, अगर हमारे ऊपर में आपने चलाया तो आप भी नहीं बचिएगा। ये जो डिटरेंस होती है, ये एक काफ़ी सशक्त चीज़ें हैं। देखिए, दुनिया में जब भारत की आबादी लगभग जब 110 करोड़ के आसपास में थी, चाइना की 130 करोड़ थी, तो चाइना के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब थे। मैं 1980 की बात बताता हूँ आपको। 1988 में जबकि पाकिस्तान को चोरी छुपे जब ये टेक्नोलॉजी मिला था, याद कीजिए, हमसे 10 साल पहले पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल थे। तो जब पाकिस्तान के पास में था तो भारत के पास में दूसरा रास्ता क्या था? पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इंडिया स्पेसिफिक है। बड़े क्लियर शब्द में उसने कहा था, और उसने ये भी कहा था कि हम फर्स्ट यूज ऑप्शन रखेंगे। तो जब आपके पास एक तरफ में एक रेडिकल देश हो जो आपके लिए ही एटम बम बनाया हुआ हो, दूसरा चाइना है जो आपका हमेशा से चिर शत्रु है, तो जब ऐसे देश आपके आसपास में हैं तो आपको जब 110 120 करोड़ यहाँ पे लोग रहते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए आपको डिटरेंस तो रखना ही पड़ेगा। और इसीलिए जिस दिन वाजपेयी जी ने सारे टेस्ट करवाए थे, उसके बाद एक सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम रखा था कि हम आगे से टेस्ट नहीं करेंगे। हमारा जितना ऑब्जेक्टिव था टेस्ट का, चाहे वो फ्यूजन मटेरियल हो चाहे फिजन मटेरियल हो, उन्होंने एटम बम का भी उन्होंने ये किया था, डिटोनेशन किया था, ट्रायल किया था, और हाइड्रोजन बम का भी किया था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे उस दिन पूरे हो गए थे। लेकिन जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी आपको कहा कि जो रिफाइनमेंट होती है वो चलती रहेगी। मेरे ख्याल से अभी आज के दिनों में ये जो रॉकेट सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम में मोस्टली कन्वेंशनल ईंधन लगते हैं, सॉलिड इंजन ही यूजली लगते हैं मिसाइल्स में। लेकिन रशिया ने जो भी ट्रायल किया था, ये एक अकेला एक ऐसा कंट्री है जिसने कि न्यूक्लियर पावर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स ने रखा हुआ है। मेरे अनुभव में अभी किसी और देश के पास में वर्केबल ट्रायड ये जो आर्सेनल है ये नहीं है। लॉन्चर सिस्टम, मैं रॉकेट की सिस्टम बात बता रहा हूँ जी। दूसरी चीज होती है कि जब रिफाइनमेंट आप करते हैं तो इसकी जो जो मारक क्षमता है वो उसी को बढ़ाने के लिए आप ये कहते हैं कि इसके पास में 10,000 किलोमीटर का है, दूसरे के पास में 15,000 किलोमीटर का है। ये इसलिए है कि आप धरती के किसी भी कोने में आपका आर्सेनल जो है, आपको जहां से थ्रेट आ रही है वहां पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन यही चीज बड़े आसानी से जो ट्रायड ऑफ लॉन्चर कहते हैं कि आप धरती से लॉन्च कर लीजिए, आप एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर लीजिए, आप समुद्र से लॉन्च कर लीजिए। हमारे पास भी या बाकी देश के पास भी ऐसे सबमरीन्स हैं जिसमें कि ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं वो हैं। तो इसको कहा जाता है फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब अगर आपको
अपने देश से हजारों दसियों हजार किलोमीटर दूर अगर आपको किसी के ऊपर में अगर थ्रेट उसको देना है, तो आप सबमरीन में वो चीज़ लॉन्च कर लीजिए। हमारे पास भी आज के दिन में न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे एक नहीं दो दो हैं। बाकी भी कन्वेंशनल कुछ सबमरीन्स हैं जिसमें K-15 जो मिसाइल्स हैं वो तैनात थे। तो ये चीज़ें आज के दिन में ज़्यादातर कंट्री के पास में हैं। तो इसलिए वो जो जो रशिया ने डेवलप की है, जो उन्होंने अपनी एक न्यूक्लियर बेस्ड रॉकेट जो उन्होंने अभी ट्राइड किया है, ये वहीं पे काम करेगा जहाँ पे कि हवा है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके उसके न्यूक्लियर संस्थान से, न्यूक्लियर रिएक्टर से, और उसके बाद वो एयर ड्रिवन जो है वो आपको कहीं भी जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल को आप जब छोड़ते हैं, ये सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर के ऊपर स्पेस में जाती है, और स्पेस में जाके उन एरिया में जाके पहले अपना जगह बनाती है जहाँ से कि उसको नीचे गिरना जहाँ उसका टारगेट है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका ट्रेजेक्टरी ही ऐसे होता है, वो सीधी नहीं आती, वो क्रूज मिसाइल का सिस्टम है। अभी जो रशिया ने जो सिस्टम यूज़ की है, जो कि हवा में अपने एटॉमिक प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है, ये जो है ये क्रूज मिसाइल्स हैं, और ये कहीं भी जा सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स की एक लिमिटेशन होती थी, उसको रशिया ने क्रॉस कर लिया है। रशिया का ये जो रॉकेट है ये कहीं भी जाके बॉम्ब गिरा सकता है। अब दूसरी चीज़ हुई कि जो मैंने कहा था रिफाइनमेंट सिस्टम, तो रिफाइनमेंट सिस्टम में पहले क्या होता था कि पहले आपके पास में एक अगर मिसाइल होता था तो उसमें एक वॉरहेड लगते थे। अब जब से ये MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल ये जो लोगों के पास में आए हैं, तो आज के दिन में हमारे पास में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उस बैलिस्टिक मिसाइल में मैं तो सीधा आपको कहूँगा कि अग्नि 5 है या फिर अग्नि प्राइम है, इस दोनों में MIRV लगे हुए हैं। आप 3 से लेके 7 तक जो है वो अलग अलग वॉरहेड है वो लगा सकते हैं, और एक एक वॉरहेड अपने से लगभग 50 या 100 किलोमीटर अलग जाके कहीं और टारगेट करेगी। तो इतनी कैपेबिलिटी हुई कि आप एक बैलिस्टिक मिसाइल MIRV के थ्रू आप लॉन्च कीजिए, जो देश है उस देश के ऊपर में 7 अलग अलग जगह पे 7 हाइड्रोजन बम या फिर एटम बम गिरेंगे, तो तबाह तो वो वैसे ही हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड। अब कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैंने कहा था कि एनालॉजी आप ड्रॉ करते हैं या जो कंप्यूटर में सिमुलेशन होता है वो करते हैं। पाकिस्तान के पास में जो टेक्नोलॉजी उन्होंने चोरी की थी, अपनी जो चोरी करके मंगाई थी, उसका डिटोनेशन सिस्टम हम लोगों के इंफॉर्मेशन के अनुसार बहुत पुख्ता नहीं था। और अगर आपका डेटोनेशन सिस्टम पुख्ता नहीं है, अगर एटम बम जाके फटे नहीं जहाँ पे आपने की है, तो कहते हैं कि आपने एटम बम यूज भी कर लिया और उसका काम भी नहीं हुआ, और उसका रिटेलिएशन जो है वो आपके ऊपर में पड़ जाएगा। आप अंदाज ये मान के चलिए कि वो जो वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी भारत के ऊपर में एक भी एटम बम छोड़ा तो अगले दिन का सूरज देखने के लिए पाकिस्तान नहीं रहेगा। और ये चीज़ बिल्कुल सत्य है। हमने सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है कि पहले हम वॉर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे किसी ने वॉर किया तो हमारा जितना डैमेज होगा तो वो होगा, लेकिन पाकिस्तान को फिर जिंदा नहीं रहने देंगे। ये चीज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इसके लिए जो सिस्टम अपग्रेडेशन होता है तो वो चलता रहता है। और उसी में आपने देखा रॉकेट का जो अपग्रेडेशन है वो रशिया ने दिखा दिया आपको। अब टारगेटेड व्हीकल जो है, टारगेट एक्विजिशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टारगेट एक्वायर करना, वो भी एक बहुत बड़ी सिस्टम है। इसमें पेलोड का इंटीग्रेशन इस तरह से होता है जैसे MIRV का नाम हमने कहा। अब उसी MIRV में जहां 7 वॉरहेड लगे हुए हैं, उसमें से एक वॉरहेड डमी होता है कि आप जब छोड़ रहे हैं दूसरे कंट्री के ऊपर में, तो दूसरा कंट्री जो है पहले उस वॉरहेड को खत्म करने की कोशिश करेगा, आपका डमी खत्म कर देगा, लेकिन बाकी जो एक्टिव सिस्टम्स हैं वो जाके वहां पे काम कर जाएगा। तो ये सब चीजें उसमें होती हैं। और अप टू डेट अभी आज के दिन में उसमें ECM, ECCM और जो एक डिटेक्शन न कर पाने की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये भी उसमें आ गई है। तो ले दे के आप ये कह सकते हैं कि जो जो सिस्टम अपग्रेडेशन है, सिस्टम की लिथैलिटी है, वो लिथैलिटी तो बहुत गुना बढ़ गई है। जो हिरोशिमा में बम गिरा था उसका 12 किलो टन TNT के बराबर था। नागासाकी में गिरा था उसका 18 किलो टन के आसपास में कहते हैं। और आज के दिन में जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं
कोई भी 30 या 40 किलोटन से कम का नहीं है। कुछ तो आप हाइड्रोजन सोचिए कि ये फिर हथियार कितना विनाश कर सकते हैं और क्या रूप धारण कर सकते हैं। कुछ सवाल और सर्वे के बचे हुए एक बार उन पर निगाह डाल देते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। एक और सवाल हमने पूछा था कि क्या भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु हथियार तैयार करने की जरूरत है। हमने लोगों से पूछा, 88% लोगों ने कहा कि जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो कर लेना चाहिए। 12% ने कहा नहीं करना चाहिए। एक और सवाल हमने पूछा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो लोगों ने इससे पूछा। वो सवाल था कि क्या भारत को परमाणु परीक्षण के मामलों में अपनी नीति बदलने की जरूरत है। 70% ने कहा बिल्कुल बदलने की जरूरत है। 30% ने कहा ऐसा नहीं है। अब असल में परमाणु नीति ऐसी है ना कि वो इस तरीके से सामने नहीं लाई जा सकती जैसा कि ट्रंप सामने कर दिया। और ट्रंप साहब के बयानों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, उनके फैसलों को लेकर क्या कहा जाए, पूरी दुनिया देख रही है। और मुझे लगता है कि इस बात का जिक्र झा साहब भी कर चुके हैं और गुप्ता जी भी कर चुके हैं। लेकिन गुप्ता जी, मुझे लगता है कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है, रूस को ऐसी आशंका है, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को भी बोल चुके हैं, रूस को भी बोल चुके हैं, युद्ध खत्म नहीं हुआ, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तमाम प्रयास कर लिए, नोबेल पुरस्कार तो दूर की बात है, वो तो किसी और को चला गया। इस बात से मुझे लगता है कि ट्रंप साहब आहत ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रूस को ऐसा लग रहा है कि जो 32 देशों का संगठन है नेटो, वो रूस के समर्थन में आ सकता है और अमेरिका और ब्रिटेन भी रूस के ऊपर हमला कर सकता है और उसमें कोई परमाणु हमला हो सकता है और वो यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। मनोज जी, ये आशंका जो है वो रशिया को है और इस आशंका के पीछे पूरे प्रमाण हैं, क्योंकि नेटो जो है वो जिस तरह के हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है और सप्लाई करने के वादे कर रहा है, उनके अंदर परमाणु हथियार यूज करने की क्षमता है। और उस क्षमता का अगर टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन वो होता है जो वार फील्ड में एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए फायर किया जाता है। अगर ऐसा वेपन भी यूज किया गया तो फिर वो एक्चुअली न्यूक्लियर वार ही शुरू हो जाता है और उसका जवाब फिर आने वाला दूसरा जो देश है वो किस रूप में देगा, कैसे देगा, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी जो रिफाइनमेंट लॉन्चिंग सिस्टम में है, डिलीवरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, हथियारों में है, जो वेपन सिस्टम है और जो मल्टीपल वेपन सिस्टम फायर करने की क्षमता है, और जो अभी नई टेक्नोलॉजी जो है जिसके अंदर आप मिसाइल को छोड़ के 24 घंटे या इससे भी ज़्यादा एयर में रख सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे उसको फायर करना है। ये सब तरह के जो रिफाइनमेंट्स हैं ये ऑलरेडी इतने ऑप्शन देते हैं कि आप किसी भी देश पे कहीं भी किसी भी रूप में हमला कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि और रिफाइनमेंट की एक्चुअली जरूरत है। आप इस पृथ्वी को कितनी बार ध्वस्त करोगे? एक बार ध्वस्त होने के बाद फिर दोबारा ध्वस्त करने के लिए बचेगा ही क्या? तो मेरा मानना तो यह है कि इसके कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए ये CTBT ट्रीटी 96 में अमेरिका और रूस के बीच में साइन हुई थी कि इसके बाद और कोई परीक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये परीक्षण चालू होते हैं तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि भारत जैसे देश को भी फिर इसमें पीछे रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर चाइना जो हमारा एक जिसके साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं और एक बहुत बड़ा विवाद सीमा पर है, अगर उसके पास मोर रिफाइंड न्यूक्लियर वेपन आते हैं तो नेचुरली हमको उसकी सामना करने के लिए उसी तरह के वेपन सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये रेस में भारत को भी हिस्सा लेना जरूरी हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ट्रंप जो हैं वो इनिशिएटिव लें कि डिसआर्मामेंट शुरू करें, जितने सिस्टम ऑलरेडी हैं उनको कम करें और एक नई प्रक्रिया रशिया के साथ और बाकी जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनके साथ चालू करके इन न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनकी संख्या को कम करें
उनके डिलीवरी सिस्टम्स को आगे बढ़ाने से और रोकें, तब जाके अच्छा होगा। अगर ये नहीं होगा ऐसा, तो मेरे को पूरी आशंका है कि ये एक नई रेस चालू होगी और उस रेस के परिणाम बिल्कुल विध्वंसक होंगे, क्योंकि यूक्रेन जैसी स्थिति जो है अभी है, उस समय मेरे को लगता है कि कभी भी वहां पे थर्ड वर्ल्ड वार की होने की संभावना है। और कोई भी चीज हल्की सी, जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर कहीं पे पेट्रोल रखा हुआ है, उस पे हल्की सी चिंगारी लग गई तो बड़ा ब्लास्ट होता है, उसी तरह से युद्ध तो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें हल्की सी किसी ने चिंगारी डाली तो पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि इस डिबेट को ये जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति हैं, पावरफुल लोग हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाएं और उसको एक्चुअली इन हथियारों को कम करने की कोशिश करें। हाँ, वही सवाल मेरा है, क्योंकि झा साहब, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट एक संस्था है अमेरिका की, उसने करीब बताया था कि 2022 में रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार थे, जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को अगर मिला दिया जाए, इनके पास जो परमाणु हथियार है उससे ज़्यादा के थे। अब कितनी सच्चाई है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल वही है जो कि हमने लोगों से पूछा था कि क्या भारत को अपनी परमाणु नीति के बारे में विचार करना चाहिए, नए सिरे से सोचना चाहिए। क्योंकि आपने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय परमाणु परीक्षण किया गया और भारत ने तय किया कि अब नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से होड़ मच रही है, लोग अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तैयारी कर कर रख रहे हैं, और जैसा कि खुद अमेरिका ने कहा कि साहब पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करता है, तो क्या भारत को अपनी परमाणु नीति के बारे में दोबारा से विचार करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? अंदर ही अंदर हो रहा होगा, बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, मैं ना BIRC से हूँ, जहाँ पे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जी। और ना ही मैं अभी इंडियन एयरफोर्स के किसी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानता हूँ कि जिन्होंने जहाँ पे कि ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स जो वेपन्स हैं वहाँ रखे हुए हैं। मुझे इसका कोई पता नहीं है, और अगर पता होता भी तो मैं सार्वजनिक मीडिया नहीं बोल ही नहीं सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें जो हैं आप सबको पूरे देश को समझना चाहिए। एक तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान ने बहुत सारे टेस्ट किए हुए हैं, अंडरग्राउंड टेस्ट किए हुए हैं, और वो यूएस के हेल्प से किए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास में इतनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है उसकी गरीबी में कि वो इस तरह से टेस्टिंग ग्राउंड धरती के नीचे बनाए जहाँ पे कि वो टेस्ट कर भी ले और उसका पता भी ना चले। तो यूएस के मदद से उसने कुछ परमाणु टेस्ट किए हुए हैं। जब आपने सुना होगा कि वो 4 जो रिक्टर स्केल पे 4 जिसकी वाइब्रेशन होती थी, लोगों का भूकंप आया हुआ, भूकंप नहीं था, ये टेस्ट हुए थे वहां पे। दूसरी, नॉर्थ कोरिया ने भी ये टेस्ट किए हुए हैं, ये भी पब्लिक डोमेन में है। चाइना ने जो नए सिस्टम बनाए हुए हैं उसके भी उन्होंने टेस्ट किए हैं। देखिए, भारत ने, मैंने आपको कहा था कि 8 टोटल सिस्टम्स होते हैं, मेजर सिस्टम्स एटॉमिक आर्सेनल में, जिसमें से कि 7 का आपको नाम बताया था कि उसको आप डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप को फिर उसके बाद सिमुलेशन करके या एनोलॉजी ड्रॉ करके आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन एक ही ऐसा सिस्टम है, वॉरहेड, जिसमें अगर आपने कोई छेड़छाड़ की है तो आपको उसको टेस्ट करना ही चाहिए। जैसे जब यूरेनियम बम बना था, एटॉम बम, तो वो ठीक था। अगर आपने उसमें दूसरा मटेरियल भी डाला हुआ है तो फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको वो एक्सप्लोजन करना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन बम बना था, ठीक है, वो आपका प्रूवन हो गया है, लेकिन उसके बाद में अगर आप ड्यूटेरियम बम में गए, ट्रिशियम आप ये कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा ये आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। और उसके जो किलोटन की जो क्षमता होती है और कितनी कैपेसिटी, कितना परसेंटेज उसका एक्सप्लोजन जो होता है वो इफेक्टिव होता है, ये आपको तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो वेपन डिलीवरी सिस्टम के लिए टेस्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन वॉरहेड जब आप बनाते हैं तो वॉरहेड को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, ये पता लगाने के लिए कि इसमें शॉक एलिमेंट कितना है, इसमें थर्मल एलिमेंट कितना है, इसमें रेडिएशन एलिमेंट कितना है। कहा जाता है कि जो एटॉम बम होती है उसमें रेडिएशन एलिमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको डर्टी बम कहते हैं। लेकिन उसी तरह में जैसे हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम को, फ्यूजन बम को कहा जाता है कि ये क्लीन
बॉम्ब है, लेकिन क्लीन नहीं होता, उसमें गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है जो कि बहुत लिथल होती है। तो ये सब जब आप टेस्ट करते हैं, वॉर हेड को चेंज करते हैं या अपग्रेड करते हैं, तो उसके लिए टेस्ट करना भारत को भी जरूरी होगा। तीसरी चीज मैं बता दूं, जबकि आपने ये यूक्रेन की बात की थी, देखिए जितने भी P5 कंट्री हैं उन्होंने अपने से अलग देश में भी अपने आर्सनल लगा रखे हैं। अमेरिका के आर्सनल जो हैं वो कुछ और देश में हैं, सोवियत यूनियन के आर्सनल जो हैं वो और भी कुछ देश में हैं, इंक्लूडिंग बेलारूस। तो इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन में जो नेटो के देश हैं उन्होंने यही आर्सनल यूक्रेन में नहीं लगा रखा है। ये हम एक्सेप्ट मुश्किल से करेंगे, मुझे मुश्किल होगी इसको एक्सेप्ट करने में। तो ये आप मान के चलिए कि जिस दिन से वॉर शुरू हुई थी उसी दिनों में इसी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने कहा था कि हम भी एटॉम बम जो है वो हम फिर से बनाएंगे। हम पहले उनके धरती पे थी, लेकिन जब से वो डिवीजन हुआ था वहां से वेपन हटा लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम एटॉम बम फिर से बनाएंगे। ये थ्रेट उन्होंने वॉर के पहले दूसरे हफ्ते में उन्होंने दी थी। तो जो नेटो के जो कुछ देश हैं P5 के, फ्रांस और यूके, उन्होंने यूक्रेन में ये देने की प्रॉमिस ना की है या ऑलरेडी वहां पे उन्होंने पोजीशन नहीं की है, ये एक्सेप्ट करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि इस दिशा में इसकी सूचना रूस को मिल गई होगी और शायद इसलिए तलखी वहां से भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और इसके निरस्तीकरण की बात होती रहती है। लेकिन अगर बात हो रही है और इतना खतरनाक है तो फिर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर इस तरह की बयानबाजी और इतने खतरनाक इरादों को खत्म करना चाहिए और मुझे लगता है वासुदेव कुटुंबकम की बात करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम अपने दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए थे।